जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें आज हमारा चैप्टर है 6 भाषाई पृष्ठभूमि। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं भाषाई पृष्ठभूमि। पहला है इसका प्रमुख भाषा समूह। भारत कई भाषाओं का देश है। भारत के भाषिक सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संपादक और संकलक ग्रियर्सन के अनुसार लगभग 180 भाषा और लगभग 550 बोलियां भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं। इन भाषाओं का महत्वपूर्ण समूह है ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बत बर्मन, द्रविड़ और इंडो आर्यन। भारत में ऑस्ट्रो एशियाई भाषा सबसे प्राचीन प्रतीत होती है और आमतौर पर मुंडा बोली या भाषा के रूप में जाना जाता है। इस भाषा को बोलने वाले लोग पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी तट के करीब मेडागास्कर तक फैले हुए हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में इस भाषा को बोलने वाली बड़ी संख्या में है। मानव विज्ञानी मानते हैं कि ऑस्ट्रिक लोग ईसा पूर्व 40,000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया आए। इसलिए यह प्रबल संभावना बनती है कि वे 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से आए भारतीय उपमहाद्वीप तट होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। उस समय तक भाषा का आविष्कार हो चुका था। मानव आनुवंशिकी से पता चलता है कि 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका के लोग दक्षिण भारत आए थे, जहां से वे अंडमान निकोबार द्वीपों के माध्यम से इंडोनेशिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया गए। अगला हमारा है ऑस्ट्रो एशियाई। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को 2 उप परिवारों में विभाजित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली ऑस्ट्रिक एशियाटिक और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनेशियन भाषा। ऑस्ट्रिक एशियाई उप परिवार में 2 शाखाएं हैं, मुंडा और मोन खमेर। मोन खमेर खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्व भारत के मेघालय में खासी और जैतिया पहाड़ियों द्वारा और निकोबार द्वीपों में भी बोली जाती है। हालांकि मुंडा भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। उपमहाद्वीप में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सबसे बड़े कबीलाई समूह संथाल इस भाषा को बोलते हैं। मुंडा, संथाल और होज इत्यादि के भाषा रूप को मुंडारी भाषा भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में प्रचलित है। हिमालय में मुंडा सबसे व्यापक रूप में है। तिब्बती बर्मन भाषा का दूसरा समूह तिब्बती बर्मन चीन तिब्बती परिवार की एक शाखा है। यदि हम चीन और अन्य देशों के बारे में सोचते हैं तो इस भाषा परिवार के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रिक परिवार और यहाँ तक कि इंडो आर्य परिवार से अधिक है। इस परिवार की 300 से ज़्यादा भाषाएं हैं, जो चीन, तिब्बत और म्यांमार बर्मा में बोली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में तिब्बती बर्मन भाषा हिमालय में उत्तर पूर्वी असम में उत्तर पूर्व पंजाब तक फैली हुई है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रयोग की जाती है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग तिब्बती बर्मन भाषा के विभिन्न रूपों में बात करते हैं। विभिन्न कबीले इस भाषा की 116 बोलियां का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां ये बोली जाती हैं उनमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी तिब्बती बर्मन भाषा प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मन दोनों भाषाएं द्रविड़ियन और इंडो आर्यन से बहुत पुरानी हैं, लेकिन लेखनी के अभाव के कारण द्रविड़ियन और इंडो आर्यन की तरह इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं विकसित किया गया। हालांकि 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों द्वारा दर्ज किंवदंतियों और मौखिक परंपराओं के साहित्य लिखे गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एक तिब्बती बर्मन शब्द गुरुंजी का इस्तेमाल वंश वृक्ष के अर्थ में मध्य युगीन काल में अहोम द्वारा किया जाता था। ऐसी संभावना है कि पारिवारिक वंश वृक्ष के लिए मैथिली शब्द
पंजी तिब्बती बर्मन शब्द से जुड़ा था। अगला हमारा द्रविड़। भारत में बोले जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविड़ियन है। भाषा का यह रूप लगभग पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है और यह उत्तर पूर्वी श्रीलंका में भी प्रचलित है। इस क्षेत्र में 20 द्रविड़ियन भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ियन भाषाओं का सबसे प्रारंभिक रूप ब्राहुई पाकिस्तान में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। द्रविड़ियन बोलने वाले लोगों के पलायन के दो दृष्टिकोण हैं, आनुवांशिक और भाषाई। आनुवांशिक दृष्टिकोण के अनुसार पहली बार प्रमुख पलायन लगभग 30,000 वर्ष पहले मध्य पूर्व एशिया में भारत में हुआ था। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार द्रविड़ियन 6,000 वर्ष पहले ईलम से आए थे। ऐसा लगता है कि द्रविड़ियन भाषा बोलने वालों के विस्तार की प्रक्रिया ईसवी पूर्व 30,000 के आसपास शुरू हुई और ईसा पूर्व 4,000 तक चली। भाषा विज्ञान के विद्वानों के अनुसार द्रविड़ियन भाषा की उत्पत्ति ईलम से हुई, जो कि दक्षिण पश्चिमी ईरान है। यह भाषा ईसा पूर्व 4वीं सहस्त्राब्दी की मानी जाती है और ब्राहुई इससे भी पहले की है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और सिंध के राज्यों में बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि द्रविड़ भाषा पाकिस्तान होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहां से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी मुख्य शाखाएं पैदा हुईं। लेकिन तमिल अन्य भाषाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा द्रविड़ियन है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली उराव और कुरुख भी द्रविड़ ही है, लेकिन यह मुख्य रूप से उराव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। अगला टॉपिक है हमारा इंडो आर्यन। चौथा भाषा समूह इंडो आर्यन इंडो यूरोपियन परिवार के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिकों द्वारा मध्य एशिया में पाए गए आनुवांशिक संकेत भारत में इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग बहुतायत में हैं और द्रविड़ियन बोलने वालों की संख्या इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। इससे पता चलता है कि इंडो यूरोपियन बोलने वाले लोग भारत की तरफ पलायन होकर आए। ऐसा कहा जाता है कि इंडो यूरोपियन परिवार की पूर्वी शाखा या आर्य शाखा 3 उप शाखाओं में विभाजित है, जो इंडो आर्यन, ईरानियन, दार्दिक और इंडो आर्यन के रूप में जानी जाती है। ईरानियन, जिसे इंडो ईरानियन भी कहा जाता है, ईरान में बोली जाती है और इसके शुरुआती उदाहरण जैन अवस्था में पाए जाते हैं। दार्दिक भाषा पूर्वी अफ़गानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। हालांकि अधिकांश विद्वानों ने दार्दिक भाषा को इंडो आर्यन भाषा की एक शाखा माना है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 इंडो आर्यन भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती हैं। पुरानी इंडो आर्यन में वैदिक संस्कृत भी शामिल है। मध्य इंडो आर्यन ईसा पूर्व 500 से सन 1000 तक की प्राकृतिक पाली और अपभ्रंश को अपने में शामिल करती है। प्राकृतिक और प्राचीन संस्कृत का विकास शुरुआती मध्य युगीन काल में भी जारी रहा और सन 600 तक कई अपभ्रंश शब्द मिले। हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी जैसी आधुनिक इंडो आर्यन क्षेत्रीय भाषाएं मध्यकाल में अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। जैसा कि नेपाली और कश्मीरी का मूल रूप दार्दिक है, लेकिन बाद में यह संस्कृत और प्राकृतिक से काफ़ी प्रभावित हुई। यद्यपि भारत में 4 भाषाओं का समूह है, इन्हें बोलने वाले कोई अलग इकाई नहीं मानते। अतीत में विभिन्न भाषाई समूहों के बीच एक सतत विकास जारी था। नतीजतन एक भाषा समूह के शब्द दूसरे भाषा समूह में दिखाई देते हैं। यह प्रक्रिया वैदिक काल में प्रारंभ हुई। मुंडा और द्रविड़ भाषा के शब्द बड़ी संख्या में ऋग्वेद में पाए जाते हैं। हालांकि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व ने आखिरकार कई कबीलाई भाषाओं पर वर्चस्व बनाते हुए उन्हें खत्म कर दिया। जबकि इंडो आर्यन भाषा के शासक वर्ग अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करते थे,
लेकिन वे कबीलाई बोलियों का इस्तेमाल किए बिना उनके संसाधनों और जनशक्ति का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। इससे शब्दों का आदान प्रदान शुरू हुआ। सजातीय समूह और भाषा परिवार। भारतीय उपमहाद्वीप में 4 भाषा परिवारों में से प्रत्येक का संबंध 4 प्रजातीय समूहों से है, जिनमें भारत के लोग विभाजित हैं। ये 4 समूह हैं: नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलाइड और कॉकेसॉइड। यह इंसानी प्रजातीय विभाजन 19वीं सदी में किया गया था और यह लोगों की शारीरिक विशेषताओं पर आधारित था। इस प्रकार नेग्रिटो को छोटे कद, छोटे चेहरे और छोटे ओंठ का बताया जाता है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहते हैं। नेग्रिटो केरल और श्रीलंका में भी हैं। ऐसा माना जाता है कि वे कुछ ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलॉयड्स भी छोटे कद के होते हैं, हालांकि नेग्रिटो से लंबे होते हैं। उनका शरीर काला और उन पर बहुत सारे बाल होते हैं। वे मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में रहते हैं, यद्यपि ये हिमालय क्षेत्रों में भी है और ऑस्ट्रिक या मुंडा भाषा बोलते हैं। मंगोलाइड्स छोटे कद, शरीर पर कम बाल और चिपटे नाक वाले होते हैं। वे हिमालय के आसपास और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं और तिब्बती बर्मन भाषाएं बोलते हैं। कॉकेसॉइड्स आमतौर पर लंबे चेहरे के साथ लंबे कद के होते हैं और अच्छी भली बड़ी टुड्डी, गोरी त्वचा और लंबी और नुकीली नाक वाले होते हैं। वे द्रविड़ियन और इंडो आर्यन दोनों भाषाएं बोलते हैं, अतः इनका संबंध एक ही भाषा से नहीं है। एक नस्लीय समूह को दूसरों से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि जलवायु परिस्थितियों के कारण उनकी शारीरिक विशेषताएं बदलती रहती हैं। यह दिलचस्प है कि कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मणों और चमारों की समान शारीरिक विशेषताएं हैं और दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। ब्राह्मण अपने गोत्र नामक समूह का उल्लेख करते हैं, लेकिन चमारों में ऐसे गोत्रों का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग 2 या 2 से अधिक भाषा बोलते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न लोगों के आपसी मिलन से भाषाओं में भी सम्मिश्रण होता है। इस प्रकार लोगों में ना तो उनकी मूल विशेषताएं एक रहती है और ना ही उनकी भाषा अपरिवर्तनीय रह पाती है। इसलिए किसी भी भाषा को सिर्फ किसी विशेष जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। अब देखेंगे हम कालक्रम। ईसा पूर्व 50,000 ऑस्ट्रिक लोगों का भारत आगमन, 30,000 द्रविड़ियन का भारत आगमन, 4,000 ब्राह्मी द्रविड़ियन बोलने वालों का भारत आगमन, 500 प्राकृतिक पाली और अपभ्रंश भाषा सहित मध्य इंडो आर्यन का प्रारंभ, ईस्वी सन 19 मुंडा और तिब्बती बर्मन भाषा केंद्रित मौखिक किंवदंतियों और परंपराओं का ईसाई मिशनरियों द्वारा अभिलेखीकरण। थैंक यू।